चलिए, तो कल के क्लास में हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर टॉपिक जो चालू किया था उसमें हम अक्षांश से संबंधित पूरे पॉइंट्स पर डिस्कस कर चुके थे, है ना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो देशांतर होगा। कल वीडियो रिकॉर्ड हुआ लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आ पाया, इसीलिए आप लोगों को वीडियो नहीं मिला है और जो यूट्यूब पर लोग इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन आज कोशिश करते हैं कि आज का वीडियो हम आप लोग को देने के लिए। अक्षांश के बारे में जो भी तथ्य था उसको हमने कल के क्लास में बिल्कुल क्लियर कर चुका था। एक बार रिवाइज करते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। सबसे पहले हमने ये बताया था कि यह जो एक गोला है, इस गोला को दो भाग में बांटने का काम कितना डिग्री अक्षांश किया है, तो 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, हमने बताया था कि इसका एक और नाम है, क्या नाम है बताइए? भूमध्य रेखा, या इसी को हम विषुवत रेखा कह रहे थे। हम बोले थे कि विषुवत रेखा के केंद्र से कोणीय दूरी के समानांतर जितना भी हॉरिजॉन्टल लाइन, चाहे वह उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे वह दक्षिणी गोलार्ध में हो, सभी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम किस रेखा के नाम से जानेंगे? अक्षांश रेखा के नाम से जानेंगे। यानी कि हमने ये भी बताया था कि 0 डिग्री अक्षांश जो है वो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभक्त करता है। सबसे ऊपर वाला जो गोलार्ध है उसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और जो नीचे वाला गोलार्ध है उसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कह रहे थे। याद है ना, कल के क्लास में बताए थे। उसके बाद हम बोले थे कि उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री का अक्षांश है उसको एक विशेष नाम दिया गया है जिसका नाम है कर्क रेखा। और हमने यह भी बताया था कि 23.5 डिग्री दक्षिण में एक अक्षांश है, उसका भी एक विशेष नाम दिया गया है जिसका नाम है मकर रेखा। उसके बाद फिर हमने ये भी बताया था कि 66.5 डिग्री उत्तर में जो अक्षांश है उसका नाम एक दिया गया, कौन सा वृत्त? आर्कटिक वृत्त, बताए थे ना। या फिर इसी को हम लोग बोले थे उत्तरी ध्रुव वृत्त। और 66.5 डिग्री दक्षिण में जो अक्षांश है उसको हम लोग अंटार्कटिक वृत्त बोले थे, या इसी को हम लोग दक्षिणी ध्रुव वृत्त के नाम से भी जानते हैं, बताए थे ना। हमने बोला था कि अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल अक्षांश कितना है, टोटल अक्षांश कितना है, तो हमने बोला था कि 181 कहिएगा। लेकिन अगर आपसे लैटिट्यूड सर्कल पूछा जाए, यानी कि अक्षांशीय वृत्त या अक्षांशीय रेखा कितनी है, तो आपको कहना है 179। क्योंकि हमने बताया था कि जो पोल होता है, एक उत्तरी ध्रुव का पोल और एक दक्षिणी ध्रुव का पोल, जिसको सर्कल में हम काउंट नहीं करते हैं, इसीलिए दोनों बिंदु 181 में से घट जाता है। तो टोटल हमारा लैटिट्यूड सर्कल जो होता है 179 होता है। लेकिन अगर आम तौर पर सीधे लैटिट्यूड पूछा जाए तो आप कहेंगे 181, है ना। हमने बताया था कि अगर अक्षांश रेखा की सहायता से हम पृथ्वी के कटिबंधीय क्षेत्र को भी बांट सकते हैं। हमने बोला था कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र है, इस पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, अर्थात गर्मी यहाँ ज़्यादा पड़ेगा। इसीलिए इस कटिबंध का नाम हमने रखा था उष्ण कटिबंध, याद है। फिर हमने ये भी कहा था कि 23.5 से लेकर 66.5 तक, यानी कि कर्क रेखा से लेकर उत्तर में आर्कटिक या दक्षिण में अंटार्कटिक वृत्त का जो क्षेत्र होता है, धीरे धीरे वहाँ पर गर्मी कम होते जाता है। इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा था? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, याद है। फिर उसके बाद हमने बोला था कि जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ेंगे या जैसे जैसे आप साउथ पोल की तरफ बढ़ेंगे, ठंडी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अर्थात ध्रुवीय क्षेत्र वाला जो इलाका है 66.5 से 90 डिग्री के बीच के जो क्षेत्र है उसको हम लोग किस कटिबंध के नाम से जाने थे? शीत कटिबंध के नाम से जाने थे। हमने ये भी बताया था कि प्रत्येक 1 डिग्री पर एक अक्षांश होता है, यानी 2 अक्षांशों की जो बीच की दूरी है वो कितना किलोमीटर होता है? तो 111 किलोमीटर की दूरी टोटल होता है, हमने बताया था। इन सभी बात पर चर्चा हम लोग कर चुके थे। उसके बाद हमने कल के क्लास में ये भी चर्चा किया था
कि जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, वह कितने देशों से होकर गुजरता है, आखिर वह कौन कौन सा महाद्वीप है और उस महाद्वीप के कौन कौन से देश से हो करके हमारा भूमध्य रेखा गुजरता है, टोटल थ्योरी हम आपको लिखवा दिए थे। उसके बाद हमने ये भी बता दिया था आपको कि ये कर्क रेखा जो है ये कितने देशों से होकर गुजरता है, किस किस महाद्वीप के कौन कौन देश से होकर गुजरता है। उसी तरह से हमने आपको मकर रेखा के बारे में भी यह भी चर्चा कर दिया था कि मकर रेखा आखिर किस महाद्वीप के कौन कौन देश से होकर गुजरता है। हमको लगता है कि इतना चीज आपको कल के क्लास में क्लियर हो गया होगा और इसका थ्योरी भी हमने बता दिया था। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है कौन सा, देशांतर, क्योंकि अक्षांश का चर्चा हम कल कर चुके हैं। तो आज हम लोग विशेष जो बिंदु या विशेष जो प्रकाश डालेंगे वो किस पर डालेंगे, तो वह डालेंगे हम लोग देशांतर पर, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला बात तो आपको यह समझना पड़ेगा कि अक्षांश और देशांतर लाइन में क्या अंतर है। तो अक्षांशीय वृत्त जो है मतलब लैटिट्यूड जो सर्कल होता है वह एक प्रकार का क्षैतिज सर्कल है, जबकि लॉन्गिट्यूड जो सर्कल है वह एक प्रकार का क्या है, तो वर्टिकल है ना, यह एक अर्धवृत्त है। अब कहिएगा अर्धवृत्त कैसे है, जैसे मान लीजिए कि हम इस पर यहाँ पर नॉर्थ पोल है ना, यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर कौन सा पोल है, साउथ पोल है ना। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में ये जो हम लंबवत रेखा खींच रहे हैं जिसको हम लोग वर्टिकल लाइन कह रहे हैं, इसी वर्टिकल लाइन का नाम क्या है, इसी वर्टिकल लाइन का नाम है देशांतर, है ना। और ये देशांतर रेखा एक प्रकार का आधा वृत्त है। कहिएगा सर कैसे, तो जो लाइन इधर खींचा हुआ है ना, सेम इस बॉल के जस्ट अपोजिट में यह लाइन खींचा गया होगा। यानी कि ग्लोब को अगर आप देखेंगे तो आधा लाइन बाहर है और इसी का आधा लाइन क्या है, पीछे है ना। तो यह एक अर्धवृत्त है जो दोनों के मध्य खींचा गया है, दोनों ध्रुवों के मध्य। कौन कौन सा ध्रुव, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मध्य जितने भी वर्टिकल लाइन आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी वर्टिकल सेमी सर्कल शेप में जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं, है ना। मुख्य अंतर अक्षांश और देशांतर में यही है कि अक्षांश रेखा एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल लाइन है, जबकि देशांतर रेखा जो है एक वर्टिकल लाइन है। मतलब देशांतर खड़ा होगा, अक्षांश सोया हुआ रहेगा। अब देखिए कल जब हम अक्षांश रेखाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे तो इसमें हमने बताया था कि जो 0 डिग्री अक्षांश है वह 2 अर्धवृत्त में बांटता है। तो 2 अर्धवृत्त में किसको किसको बांटा, 0 डिग्री लैटिट्यूड, इधर वाले सेमी सर्कल का नाम हम लोगों ने क्या रखा था, उत्तरी गोलार्ध रखा था, और नीचे वाले का नाम क्या रखा था, दक्षिणी गोलार्ध रखा था। अब आप समझिए कि जो अक्षांश रेखा है वह उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने का काम करता है, जबकि देशांतर रेखा जो है वो तो खड़ा लाइन है। तो खड़ा लाइन है तो यह पूरब और पश्चिम गोलार्धों में पृथ्वी को बांटने का काम करता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये पोल नजर आया, ये पोल नजर आया, और यहाँ पर एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो आपको दिखाई दे रहा है मतलब देशांतर रेखा। तो यह 2 भाग में कैसे बांट रहा है, वो पूरब और वो पश्चिम, जबकि अक्षांश कैसे बांटा, उत्तर और दक्षिण में, ठीक है ना। तो अक्षांश बांटता है हमारे पृथ्वी को उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि देशांतर बांटता है किसमें, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में, क्योंकि यह वर्टिकल लाइन है। तो देखिए ये बीच में जो आपको एक अक्षांश दिख रहा है, तो इसको अगर हम 0 डिग्री मानते हैं तो 0 डिग्री से इधर दाहिने साइड में जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, पूर्वी गोलार्ध, ठीक है ना। और इधर 0 डिग्री से जो बाएं साइड में आपको सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, पश्चिमी गोलार्ध। तो कल अक्षांश बांटा उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, आज देशांतर बांटेगा पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में। अब आपको मैं फिर से यह बताना चाह रहा हूं कि अगर अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत का विस्तार अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षांश के हिसाब से भारत उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में, तो आप कहना उत्तरी में,
लेकिन देशांतरीय हिसाब से पूर्वी में है कि पश्चिमी में है? पूर्वी में। यानी कि 4 गो खंड हमारे सामने बन रहा है, 1 2 3 4, और हमारा भारत इस 2 नंबर वाले खंड में है। अभी 2 नंबर वाले खंड का मतलब अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में। इसीलिए भारत की स्थिति जो है वो ग्लोब पर ऐसा कहा गया है कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर अक्षांश के हिसाब से और पूरब देशांतर के हिसाब से। बात समझ में आया? अब आप फिर यहाँ पर समझिएगा कि सर टोटल लॉन्गिट्यूड का नंबर कितना होगा। अगर हम बात करें टोटल देशांतर की संख्या का, तो टोटल देशांतर की संख्या बोले तो ये जो आपको 0 डिग्री वाला लाइन यहाँ पर दिख रहा है, तो 0 डिग्री से पूरब में टोटल देशांतर कितना है? 180 गो है। और 0 डिग्री से पश्चिम में देशांतर कितना है? 180 गो है। यानी कि 180 पूर्वी गोलार्ध में और 180 पश्चिमी गोलार्ध में, टोटल कितना हो गया? 360। यानी कि टोटल कुल देशांतर की जो संख्या है हमारे पास में वो कितना है? 360 है। ठीक है बात? अब हमको यह समझना है कि सर देशांतर की स्थिति से हम किस चीज का पता लगा सकते हैं। तो देशांतर से सीधा समझिए आप कि हम लोग समय का पता लगा सकते हैं। टाइम का पता लगाने में देशांतर का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अगर देशांतर जैसी काल्पनिक रेखाएं अगर हमारे पृथ्वी पर नहीं माना जाता तो हम किसी स्थान का समय पता लगाना हमारे लिए कष्टदायक होता। देशांतर है तभी हम किसी स्थान के समय के बारे में पता लगा सकते हैं। अब देखिए आप कैसे लगा सकते हैं समय का पता, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप यह समझिए कि यह एक प्रकार का सेमी सर्कल है जो किसके बीच में खींचा गया है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच में खींचा गया है। 0 डिग्री से पूरब में 180 देशांतर और 0 डिग्री से पश्चिम में कितना देशांतर? 180। तो कुल मिलाकर 360 हमारा देशांतर की संख्या हो गया। देशांतर के हिसाब से पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटा गया। कौन कौन सा? एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है ना? उसके बाद में 2 देशांतरों के मध्य में सबसे ज्यादा दूरी कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखा पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा 2 देशांतर के मध्य में दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। सबसे ज्यादा दूरी आपको कहाँ मिलेगा? तो 2 देशांतरों के मध्य में भूमध्य रेखा पर दूरी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है, और वह डिस्टेंस कितना होता है? 111.32 किलोमीटर के बीच में होता है ना? उसके बाद में क्या होता है कि देशांतरों के बीच में जो दूरी है वो सब जगह समान नहीं होगा, है ना? जैसे आप देख लीजिए, अब यहाँ पर एक देशांतर आपको, जैसे ये वाला देशांतर पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला एक देशांतर आपको दिख रहा है, ये वाला देशांतर, और ये आपको एक और दूसरा देशांतर आपको दिख रहा है। अब इस दोनों देशांतर में केवल आप कंपेयर कीजिए कि क्या इसका दूरी सब जगह पर समान नजर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। देखिए अब इमेजिनेशन कीजिए कि यहाँ पर दूरी तो 2 देशांतर के मध्य में इतना है, यहाँ पर दूरी इतना है, और यहाँ पर दूरी देखिए अब थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। समझिएगा बात को। यहाँ पर देखिए एरो थोड़ा थोड़ा छोटा होते जा रहा है कि नहीं? एरो थोड़ा थोड़ा छोटा होते जा रहा है कि नहीं? एरो थोड़ा थोड़ा छोटे होते जा रहा है कि नहीं? तो हम कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे आप उत्तरी ध्रुव की तरफ में या दक्षिणी ध्रुव की तरफ में बढ़ेंगे देशांतर को लेकर, तो 2 देशांतर के मध्य में दूरी ध्रुव की ओर धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। अब देखिए ना, जितना दूरी यहाँ पर है उतना ही दूरी 2 देशांतर के मध्य में यहाँ पर है क्या? नहीं है। यानी कि 2 देशांतरों की मध्य की जो दूरी होती है वो सब जगह एक समान नहीं होती है। जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाते हैं, देशांतरों के 2 देशांतरों के बीच की दूरी धीरे धीरे क्या होता है? कम होते जाता है। बात समझ में आ गया? अब क्या है? अब जैसे इस देशांतर और इस देशांतर का कंपेयर किए हैं, अब इस देशांतर और इन दोनों के बीच में भी कंपेयर कीजिएगा तो सेम कंडीशन आपको मिलेगा। देखिए ना, हर एक देशांतर यहाँ पर दूरी ज्यादा है, और जैसे जैसे ध्रुव की तरफ गया है
वैसे वैसे दूरी क्या होते गया है, कम होते गया है। तो एक पॉइंट हमारा यह भी बनता है कि देशांतरों की दूरी सब जगह एक समान नहीं होती है। जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे दो देशांतरों की मध्य की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम दूरी दो देशांतरों के मध्य में कहाँ देखने को मिलता है, तो ध्रुव पर। ये देखिए ध्रुव है और ये दो देशांतर, मान लीजिए एक देशांतर यह था और एक देशांतर यह था, इन दोनों के मध्य में सबसे कम दूरी आपको कहाँ देखने को मिला, पोल पर, चाहे वह उत्तरी ध्रुव हो चाहे वह दक्षिणी ध्रुव हो। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम दूरी दो देशांतर के मध्य में आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो आप कहिएगा ध्रुव पर। और सबसे ज्यादा दूरी कहाँ आपको देखने को मिलता है, तो भूमध्य रेखा पर, है ना। बात समझ में आ गया। क्या कि देखिए ना, दो देशांतर के बीच में सबसे ज्यादा स्पेस यहाँ पर है और जैसे जैसे ध्रुव की तरफ में गया है वैसे 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 स्पेस कम होते गया। तो एक फैक्ट यह भी बन गया कि सबसे कम दूरी दो देशांतर के मध्य में आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप कहिएगा ध्रुव पर सबसे कम दूरी, है ना। और सबसे ज्यादा दूरी की बात करें तो वह भूमध्य रेखा के मध्य आपको देखने को मिलेगा, जिसका दूरी कितना होगा, 111.32 किलोमीटर। बात समझ में आ गया। उसके बाद में एक और चीज हम लोग समझते हैं कि दो देशांतर के मध्य में समय का जो अंतर होता है वो कितने डिग्री का होता है, मिनट का होता है, 4 मिनट का। जैसे मान लीजिए कि ये सर्कल जो आपको दिख रहा है और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो दिख रहा है, और इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो देशांतर दिख रहा है, तो मान लीजिए कि ये वाला देशांतर 1 डिग्री है और ये वाला देशांतर 2 डिग्री है। तो कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से खड़ा होकर के चलते 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 यहाँ पर अगर वो पहुँच गया, एक मतलब ये है कि पहला देशांतर से अगर दूसरा देशांतर पर कोई व्यक्ति पहुँच जाता है तो समय में कितना समय का अंतर हो जाएगा, 4 मिनट का अंतर होगा। यानी कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में हमें समय कितना लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। अब इसके पीछे भी लॉजिक है कि सर 4 मिनट का समय काहे लगता है ना। अब 4 मिनट का समय काहे लगता है, इस पर हम लोग थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। देखिए थ्योरी को समझिएगा। क्या होता है कि ये तो भाई ग्लोब क्या है, ग्लोब एक पृथ्वी का काल्पनिक प्रतिरूप है, मॉडल है। मतलब अगर आप ग्लोब को देखते हो तो आप मान कर चलो कि पूरे पृथ्वी को आप देख रहे हो, पृथ्वी का ही ना मॉडल है ग्लोब। तो पृथ्वी क्या है कि पृथ्वी में 2 तरह की गतियां होती है। कितनी तरह की गतियां होती है, 2 तरह की। एक गति का नाम है घूर्णन गति और दूसरा गति का नाम है परिक्रमण गति, है ना। जैसे पृथ्वी जो है, पृथ्वी में कितने प्रकार की गतियां हैं, 2 प्रकार की गतियां। और पृथ्वी ही नहीं, हमारे ब्रह्मांड में 8 जो ग्रह आपको दिखाई देते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन सभी ग्रहों में 2 तरह की गतियां हैं, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। अब सवाल ये है कि घूर्णन कौन है, सवाल ये है परिक्रमण कौन है। जैसे मान लीजिए कि हम पृथ्वी है, मान लीजिए कि हम पृथ्वी है और हम अभी अपने केंद्र पर खड़ा है, और अपने केंद्र पर खड़ा होकर हम एक बार ऐसे अगर घूम रहे हैं तो यह है हमारा कौन गति, घूर्णन गति। यह हमारा कौन गति है, घूर्णन गति। तो जब पृथ्वी अपने केंद्र पर एक राउंड लगाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, घूर्णन गति कहेंगे। अब परिक्रमण गति का मतलब ये हो गया कि दूसरे के कक्षा में जाकर अगर पृथ्वी जब एक राउंड लगाएगा तो उसको हम लोग कौन गति के नाम से जानेंगे, तो उसको हम लोग परिक्रमण गति के नाम से जानेंगे। और वो किसका परिक्रमा करेगा, तो सूर्य का। आप सभी जानते हैं कि सौर मंडल का मुखिया जो होता है वो कौन होता है, सूर्य होता है। और ये सूर्य के चारों ओर गति कौन करता है, चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, तो हमारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है। तो जिसमें पृथ्वी भी तो एक प्रकार का ग्रह है ना। तो ये पृथ्वी क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि ये है हमारा पृथ्वी
और ये पृथ्वी, अब ये सूर्य बीच में हो गया और ये पृथ्वी हो गया। पृथ्वी ऐसे घूमते 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 ऐसे चक्कर लगाएगा। एक राउंड पूरा करना, इसका यह कौन गति कहलाएगा? परिक्रमण गति कहलाएगा। अब मामला क्या है कि जैसे हम थे पृथ्वी और हम अपने केंद्र पर जब एक बार घूम गए तो हमारे इस गति का नाम आप क्या दीजिएगा? तो हमारे इस गति का नाम आप दीजिएगा घूर्णन गति। क्या नाम दीजिएगा? घूर्णन गति। तो देखिए हम अपने केंद्र पर खड़ा है, एक बार ऐसे घूम गए तो हमको एक बार ऐसे घूमने में लगेगा कितना घंटा का समय? 24 घंटा का समय। ठीक है बात। अब 24 घंटा का समय मतलब एक बार पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में टोटल समय कितना लगता है? 24 घंटा का। लेकिन सूर्य के चारों ओर एक बार चक्कर लगाने में इसको समय लगता है 365 दिन 6 घंटा। ठीक है बात। कितना? 365 दिन 6 घंटा का समय लगता है। अब सवाल यहाँ पर हमको परिक्रमण गति से नहीं है, हमारा सवाल घूर्णन गति से है। अब बताइए, यह है पृथ्वी का अक्ष और अपने अक्ष पर एक बार घूमने में उसको कितना समय लग जाता है? 24 घंटा का समय लग जाता है। और 24 घंटा को अगर आप मिनट में बदलिएगा तो कितना मिनट होगा? 1440 मिनट होगा। इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 1440 मिनट। और ये पृथ्वी आपको दिख कैसा रहा है? गोल। अब आप ही बताइए, एक लाइन जो होता है वह 180 डिग्री का होता है, लेकिन एक सर्कल जो होता है वो कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो पृथ्वी भी तो गोल ही है, तो 360 डिग्री का शेप उसको मानिए। तो अब सोचिए, अब यहाँ पर एक गोल पृथ्वी है, ऐसे घूमा ऐसे घूमा ऐसे घूमा ऐसे घूमा ऐसे घूमा, एक राउंड जब लगाया, एक मतलब ये है कि 360 डिग्री का गोला एक बार वह घूमा और 360 डिग्री का गोला घूमने में उसको समय कितना लगा? 24 घंटा, यानी कि 1440 मिनट। यानी कि 360 डिग्री को घूमने में समय लगता है कितना मिनट? 1440 मिनट। तो 1 डिग्री को घूमने में समय कितना लगेगा? 1440 बटा 360, यही ना कीजिएगा। अब 36 चौका कितना होता है? 144, यानी कि कितना आया? 4 मिनट। यानी क्लियर हो गया कि भाई 1 डिग्री देशांतर को पार करने में समय कितना लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना का समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है, क्योंकि 360 डिग्री घूमेगा 24 घंटा में, 24 घंटा बराबर 1440 मिनट। तो 360 डिग्री घूमेगा 1440 मिनट में, तो 1 डिग्री घूमेगा कितना में? 1440 बटा 360। 1 डिग्री बराबर कितना? 4 मिनट। यानी कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में उसको कितना समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। तो अब आपको इस पर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर 4 मिनट का समय उसे क्यों लगता है। इसलिए लगता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूमने में टोटल 24 घंटे का समय लगाती है। आया बात समझ में? अब आप समझिए, अब यहां पर जो आपको एक सर्कल दिख रहा है, अब ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, अब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रहा है, तो उसी 24 घंटा या अक्षीय गति के कारण हमारे पृथ्वी पर दिन और रात होता है। और दिन और रात की अवधि टोटल मिलाकर कितना घंटा होता है? 24 घंटा। इसीलिए अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर दिन और रात पृथ्वी के किस गति के कारण होता है, तो आपका जवाब होगा घूर्णन गति। अब घूर्णन गति कहिए तब, चाहे अक्षीय गति कहिए तब, दोनों बात सेम है। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हमारे पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन की घटना पृथ्वी के किस गति के कारण होता है, तो आपका जवाब होगा परिक्रमण गति। क्योंकि ऋतु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन का हाल 365 दिन के अंतर में समझ में आता है। अब ऐसा थोड़ा है कि रोज ऋतु परिवर्तन हो जाता है, कि अभी बरसात है, जस्ट 2 घंटा बाद में जो है ठंडी आने वाला है। मौसम परिवर्तन तो ऐसे नहीं हो सकता, समय लगता है। तो ये जो मौसम ऋतु परिवर्तन की कहानी वो पृथ्वी के परिक्रमण गति से रिलेटेड है।
और जबकि दिन और रात बदलने की जो कहानी है, दिन और रात के अवधि को चेंज होने की जो कहानी है, वो पृथ्वी के घूर्णन गति से संबंधित है। इसीलिए घूर्णन गति, एक बार घूर्णन करने में उसको 24 घंटा का समय लगता है, इसीलिए दिन और रात की अवधि टोटल मिलाकर कितना घंटा है? 24 घंटा है। बात समझ में आ रहा है? अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि सर कभी दिन बड़ा और रात छोटा, कभी रात बड़ा और दिन छोटा, ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब है, इसके पीछे लॉजिक है, लेकिन फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं अभी देशांतर को। जब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के घूर्णन गति, परिक्रमण गति, सोलर सिस्टम को, तो वहां पर इस बात का चर्चा किया जाएगा। हम अभी आपको इसलिए यह चीजें थोड़ा सा बताए हैं कि ताकि आपको यह समझ में आए कि दो देशांतर के बीच, यानी कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय कैसे पृथ्वी को लगता है। केवल इतना मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है ना। अब ये जो गोला आप देख रहे हैं, इसमें एक और लॉजिक क्या है? इसमें एक और लॉजिक ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आपको दिख रहा है, तो यहां से आप मान कर चलिए कि ये तो हो गया हमारा पूर्वी गोलार्ध, अभी ना बताए हैं, और इधर हो गया हमारा कौन सा? ये हो गया हमारा कौन गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध। और ये हो गया हमारा कौन सा बताइएगा? पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ठीक है बात। तो ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री से जैसे हम पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो समय में प्लस होगा, मतलब समय बढ़ेगा, और 0 डिग्री से जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा समय क्या होगा? घटेगा, माइनस होगा। आया बात समझ में? एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आदित्य कुमार नाम का एक लड़का 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा था। कहाँ खड़ा था? 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा था। और 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जब वो खड़ा था तो उसके घड़ी में 10 बज रहा था, ठीक है बात। एक आदित्य कुमार नाम का लड़का 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा था, और जब वह 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा था तो उसके घड़ी में 10 बज रहे थे। अब वह 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा है, तो बताइए कि अब उसके घड़ी में कितना बज रहा होगा? तो सोचिए भाई कि 5 डिग्री देशांतर पर जब आदित्य नाम का लड़का खड़ा था तो उसके घड़ी में कितना बज रहा था? 10 बज रहा था। अब वह 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जब खड़ा हो चुका है तो उसके घड़ी में अब कितना बज रहा होगा? तब बताइए कितना डिग्री देशांतर को पार कर रहा है? 5 डिग्री देशांतर को पार किया। तो अभी हम आपको बताएं कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय, तो 5 डिग्री देशांतर को पार करने में 5 चौका 20 मिनट का समय, यानी कि अब आदित्य के घड़ी में 10:20 हो रहा होगा। आया बात समझ में? लेकिन वहीं आदित्य अगर पश्चिम की तरफ जाता तो उसका समय हर एक देशांतर पर 4 मिनट कम होता, जबकि पूरब की तरफ गया है तो हर एक देशांतर पर 4 मिनट उसका समय बढ़ा है। तो इस बात को ध्यान रखना होगा कि पश्चिम की तरफ देशांतरीय विस्तार को पार करने में समय हमारा डिक्रीज होगा, जबकि पूरब की तरफ आगे बढ़ेंगे तो प्रत्येक एक देशांतर पर 4 मिनट का समय हमारा इंक्रीज होगा। बोलो क्लियर है ना? तो यह भी बात आपको समझने वाली थी। हाँ हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा था, हम आपके बात को समझ गए, जैसे मान लीजिए आपसे कहा था कि 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आदित्य नाम का लड़का खड़ा है और उसके घड़ी में बज रहा है 10। चलिए अब वह 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर की तरफ चला गया। गौर कीजिएगा हमारे बात पर। अब वह कहाँ चला गया? तो 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। अब आदित्य जो है वो 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर चला गया है,
तो अब उसके घड़ी में कितना समय हो रहा होगा, बड़ा लॉजिकल बात हो गया। तो अब समझिए कि जब 5 डिग्री पर जब यह आदित्य खड़ा था तो इसके घड़ी में बज रहा था 10, तब 5 डिग्री से फिर पहले पीछे बढ़ेगा, 0 पर आएगा। अब देखिए 5 डिग्री से जैसे 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 पीछे बढ़ेगा और 0 पाएगा, अब फिर 0 से वो क्या करेगा, 5 डिग्री और पीछे जाएगा, कहां पर, और पीछे जाएगा कहां पर, हाँ। तो अब समझिए कि यानी कि 5 गो ई, अब 5 गो ई 10 गो ना हो गया, तो 10 चौका 40 मिनट, तो 40 मिनट ओकरा समय के घड़ी में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बात समझ में आया? तो यही बात मैं आपको बता रहा था कि पश्चिम की तरफ जाएगा तो घटेगा, पूरब की तरफ जाएगा तो बढ़ेगा, सिंपल सी है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन लाइन के नाम से हम जानते हैं। अब इस पर हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं कि इसका मामला क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे भारत में 2 तरह के समय का निर्धारण किया गया है, एक विश्व स्तर पर और एक इंडिया के स्तर पर। तो हमारे भारत, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विश्व वाला स्तर पर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, है ना, प्राइम मेरिडियन लाइन, और इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर को हम लोग क्या माने हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जानते हैं, या इसी का एक और नाम है ग्रीनविच लाइन। इसी का एक और नाम क्या है, ग्रीनविच लाइन। इसी का एक और नाम क्या है, ग्रीनविच लाइन। तो 0 डिग्री देशांतर, या फिर इसी का एक और नाम है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय हाँ बोलिए, हाँ, यमोत्तर रेखा भी हम इसको कह सकते हैं, है ना। तो ये सब इसका उपनाम है, चाहे जो भी नाम लिखा हो सबका मतलब एक ही होता है ना। अब सीधा सीधा समझिए कि ये प्रधान मध्याह्न रेखा है, यह ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कहां से, ग्रीनविच एगो जगह है और ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसीलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा भी कहा गया है। और ये किस किस देश से होकर गुजरती है, तो आपको बताते चले, यह गुजरती है यूके से, यह गुजरती है फ्रांस से, यह गुजरती है स्पेन से, यह गुजरती है अल्जीरिया से, यह गुजरती है माली से, और यह गुजरती है बुर्किना फासो से, और यह गुजरती है टोगो से, घाना से। कुछ देश हैं जो यूरोप महाद्वीप के देश है, और कुछ देश है जो किस महाद्वीप के देश है, अफ्रीका महाद्वीप के देश है। लेकिन सवाल यह है कि आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं है कि किस किस से होकर गुजरती है। आपके दिमाग में केवल कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा या यमोत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा को हम कितने डिग्री देशांतर को हम ये सब नाम देते हैं, तो 0 डिग्री देशांतर को नाम देते हैं, है ना। समय का निर्धारण वैश्विक स्तर पर इसी 0 डिग्री के अनुसार किया जाता है, अर्थात इसी 0 डिग्री के अनुसार में हम लोग जो है क्या करते हैं, तो समय का निर्धारण करते हैं वैश्विक स्तर पर, है ना। और आपको तो हम ये बता ही दिए कि समय का जो निर्धारण होगा, इसी 0 डिग्री देशांतर पर जो समय बज रहा है उसी को आधार बनाकर हम वैश्विक स्तर पर किसी देश के समय का निर्धारण करते हैं। ठीक है, बात समझ में आया, है ना। तो ये हो गया हमारा प्रधान मध्याह्न रेखा की कहानी। अब उसके बाद में प्रधान मध्याह्न रेखा के बाद में अब हम दूसरा बात कर लेते हैं किसका, भारतीय मानक समय रेखा, जिसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, है ना। अब समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर हम लिखते हैं भारतीय मानक रेखा। क्या बोले, भारतीय मानक रेखा, इसको बोलते हैं क्या, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, है ना। अब यहाँ पर समझना है कि भारतीय मानक समय रेखा किसको कहा गया है, तो याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम लोग भारतीय मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। 2 फैक्ट्स आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए प्रधान मध्याह्न रेखा को किस डिग्री के नाम से जानते हैं,
0 डिग्री। अब भारतीय मानक समय रेखा को हम लोग कितना डिग्री को जानते हैं? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब सवाल ये है सर कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही हम भारतीय मानक समय रेखा क्यों माने हैं? कोई और भी तो हो सकता था। 60 डिग्री को क्यों नहीं मान लिए? 55 डिग्री को क्यों नहीं मान लिए? 98 डिग्री को क्यों नहीं मान लिए? 100 डिग्री को क्यों नहीं मान लिए? 82.5 डिग्री को ही भारतीय मानक समय रेखा क्यों माना गया? अब इसके पीछे एक लॉजिक है। इस फिगर को ध्यान से देखिए। ये है हमारा प्यारा सा भारत, है ना, और ये हो गया हमारा पश्चिमी भाग और ये हो गया हमारा पूर्वी भाग। ये हमारा पश्चिमी भाग हो गया गुजरात वाला क्षेत्र और ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, इसको हम लोग बोलेंगे पूर्वी भाग। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है ना। तो सपोज दैट आप मान कर चलिए कि यहाँ वाला हमारा 68 डिग्री है और यहाँ वाला हमारा 97 डिग्री है। तो 68 और 97 के बीच में टोटल जो लॉन्गिट्यूड का जो फासला हो रहा है, जो अंतर हो रहा है, वो कितना डिग्री का हो रहा है? अब सोचिए, एक लाइन यहाँ पर है 68 वाला मान लीजिए और एक लाइन यहाँ पर है कितना वाला? 97 वाला, और इसी के बीच में हमारा भारत बसा हुआ है। अब आप समझिए कि 97 डिग्री में और 68 डिग्री में टोटल अंतर कितना हो गया? 17 में से 8 गया 9 और 8 में से 6 गया तो कितना हो गया? 2। 29 डिग्री का अंतर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन केवल 68 भी तो नहीं है, 68 7 है और 97 25 है। तो इन दोनों को मिलाकर कम से कम मिनिमम 1 मिनट मान लिया गया। तो 29 डिग्री तो सीधे अंतर हमको दिखाई दे रहा है और इसमें 1 डिग्री को और हम जोड़ देंगे तो टोटल कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। और आप सभी जानते हैं, अभी हमने आपको बताया कि भाई 1 डिग्री में 4 मिनट का समय का अंतर होता है। तो 30 डिग्री में कितना मिनट समय का अंतर हो गया? 30 चौका 120 मिनट, यानी कि टोटल कितने घंटा का अंतर आपको दिख रहा है? 2 घंटा। तब तो अपने ही भारत में विवाद हो गया भाई। अपने ही भारत में विवाद इसलिए हो गया क्योंकि भारत के पूर्वी और पश्चिमी इलाका में समय का मतभेद हो गया। पूर्वी भाग में अगर 12 बज रहा है तो उधर 2 बज रहा है तो 12, मतलब 2 घंटा का अंतर आपको देखने को मिल गया। तो सवाल ये हो गया कि भाई पूरब वाला टाइम को पूरे भारत का समय माना जाए कि पश्चिम वाला टाइम को पूरे भारत का समय माना जाए, इस पर मतभेद हो गया। तो मनोवैज्ञानिकों ने यह विचार दिया कि भाई ना हम पूरब वाला भाग को हम पूरा भारत का समय मानेंगे और ना पश्चिम वाले भाग को हम पूरे भारत का समय मानेंगे। हम जो बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। और बीच का रास्ता कैसे निकलता है कि ना पूरब वाला का बात और ना ही पश्चिम वाला का बात। हुआ क्या कि भाई दोनों का औसत निकाल दो। तो 68 डिग्री और 97 डिग्री दोनों को जोड़ दिया गया और भाग किससे दे दिया गया? 2 से। तो 68 को और 97 को जोड़ा गया तो कितना हो गया? 8 7 15 के 5 हाथ में 1 और 9 6 15 1 16, 165/2। 165/2 को अगर भाग कीजिएगा तो कितना आएगा? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री जो देशांतर है वो भारत के मध्य का देशांतर है। यहीं से होकर 82.5 डिग्री भारत के इसी हिस्से से होकर गुजरती है जो भारत के 5 राज्यों को टच करती है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, है ना। 5 राज्यों को टच होकर गुजरी और इसी को हम लोगों ने माना भारतीय मानक समय रेखा। अगर लॉजिक आपसे पूछा जाए कि भारतीय मानक समय रेखा को हम 82.5 डिग्री रेखा को ही हम भारतीय मानक समय रेखा क्यों माने हैं, तो आपके पास सिंपल और सटीक लॉजिक है, क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के ठीक मध्य से होकर गुजरती है।
इलाहाबाद के नैनी से। इसका मतलब ये क्लियर हो गया, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि भारतीय मानक समय रेखा को हम लोग 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मान सकते हैं। बोलिए, अब कहीं कंफ्यूजन है नहीं ना? तो ये 0 डिग्री का भी कहानी आप समझ गए, और ये सब देशांतर में ही पढ़ना है, इसीलिए मैं आपको बता रहा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधान मध्याह्न रेखा कितना डिग्री, 0 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय मानक समय रेखा कितना डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। याद रखिएगा पूर्वी, पश्चिमी मत कह दीजिएगा, पूर्वी, है ना। अब पूर्वी इसलिए क्योंकि हमारा भारत का पूरा विस्तार पूर्वी देशांतर में ही है। हम लोग, हमारा भारत का तो देशांतरीय विस्तार पश्चिम में है ही नहीं, तो सवाल ही नहीं है कि वो पश्चिम में आ जाए। इसीलिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम लोगों ने भारतीय मानक समय रेखा के नाम से जाना है। एक और सवाल आपसे यह भी कर सकता है, फैक्ट वाला सवाल, कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितना डिग्री का होता है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आप कहिएगा 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट कितना डिग्री, 180 डिग्री को हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। तो 3 रेखाओं के बारे में हम लोगों ने अभी अध्ययन किया। सबसे पहला भारतीय प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसको 0 डिग्री बोलेंगे, भारतीय समय रेखा 82.5 डिग्री, और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तो ये कितना हो गया बताइएगा, तो यह हो गया 180 डिग्री। मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि देशांतर की कहानी इतना पढ़ लेने के बाद में देशांतर से सवाल अगर आपको पूछा जाएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। इसमें बहुत लंबा चौड़ा कहानी नहीं था, टोटल फैक्ट्स केवल इतना था कि देशांतर एक लंबवत सेमी सर्कल होता है, एक अर्धवृत्त होता है। देशांतर की टोटल संख्या 360 है। देशांतर पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटता है, एक पूर्वी गोलार्ध, एक पश्चिमी गोलार्ध। देशांतर के हिसाब से भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है। पूर्वी गोलार्ध में 180 देशांतर, पश्चिमी गोलार्ध में 180 देशांतर। टोटल देशांतर की संख्या हो गया 360। भारत का देशांतरीय विस्तार 68,7 से 97,25 पूर्वी के बीच है। और सिंपल सा फंडा ये हो गया कि प्रधान मध्याह्न रेखा को हम लोग 0 डिग्री कहेंगे, भारतीय मानक समय रेखा को हम लोग 82.5 डिग्री कहेंगे, जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और उसके साथ साथ में ये कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री को कहा जाता है। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर टोटल 4 मिनट का समय लगता है, यानी कि जितना 1 डिग्री हम देशांतर को आगे बढ़ते रहेंगे, यानी 4 मिनट समय को हम इंटरनल पार करते रहेंगे। ये हो गया भाई देशांतर की कहानी। अब इसमें कुछ फैक्ट्स को आप लोग लिख लीजिए, देशांतर टॉपिक डालिए और हम आपको थोड़ा मोड़ा फैक्ट्स लिखवा देते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था। अब इसी को हम थोड़ा सा लिखवा देंगे तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बन जाएगा कि क्या कहानी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लिखना। सबसे पहला फैक्ट लिखिए, यह अर्धवृत्त है जो दोनों ध्रुव के मध्य बनाई जाती है। दोनों ध्रुव के मध्य मतलब किसका, उत्तरी और दक्षिणी के मध्य, है ना। यह अर्धवृत्त है जो दोनों ध्रुव के मध्य बनाई जाती है। यह अर्धवृत्त है जो दोनों ध्रुव के मध्य बनाई जाती है। दूसरा फैक्ट्स लिखिए, कुल देशांतरों की संख्या 360 है। कुल देशांतरों की संख्या 360 है। स्टार दे देकर लिखते चलिएगा। कुल देशांतरों की संख्या 360 है। दो देशांतरों के मध्य नेक्स्ट फैक्ट है, 2 देशांतरों के मध्य 2 देशांतरों के मध्य भूमध्य रेखा पर दूरी 111.32 किलोमीटर है। 2 देशांतरों के मध्य भूमध्य रेखा पर दूरी 111.32 किलोमीटर है।
32 किलोमीटर है। थ्योरी में बताए हैं ना हम अभी थोड़ी देर पहले, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट लिखिएगा, देशांतरों के बीच में सभी जगह सामान्य दूरी नहीं होता है। देशांतरों के बीच में सभी जगह सामान्य दूरी नहीं होता है, जबकि अक्षांशों के बीच में सभी जगह सामान्य दूरी होता है। कल बताए थे, देशांतरों के बीच में सभी जगह सामान्य दूरी नहीं होता है। और हम आपको अभी बताए हैं ना हो कि जैसे जैसे ध्रुव की तरफ बढ़िएगा वैसे वैसे देशांतर की बीच की दूरी क्या होते जाएगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होते जाएगा, है ना। इसीलिए लिखवाए हैं हम कि दो देशांतरों के बीच की दूरी सभी जगह समान नहीं होती है। नेक्स्ट लिखिएगा, सबसे कम दूरी ध्रुवों पर, सबसे कम दूरी दो देशांतरों के मध्य ध्रुवों पर, सबसे कम दूरी ध्रुवों पर, और सबसे ज़्यादा दूरी 0 डिग्री पर होता है। 0 डिग्री पर कितना होता है, 111.32 किलोमीटर। हाँ, सबसे कम दूरी ध्रुवों पर और सबसे ज़्यादा दूरी 0 डिग्री पर होता है। ठीक है ना। अब 0 डिग्री कहिए चाहे भूमध्य रेखा कहिए, बात तो एक ही हो गया ना, है ना। चल समझ रहे हैं। तो इतना हो गया देशांतर की कहानी, है ना। इतना से ज़्यादा आपको, आप ये भी लिख लीजिए, वर्ड लिख लीजिए, देशांतर रेखा लिख लीजिए। देशांतर रेखा पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटने का काम करता है। देशांतर रेखा पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटने का काम करता है। ठीक है, हो गया। आप ये को टॉपिक फिर डालिए, प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसको प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसको प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन, टॉपिक डाल दिए। अब इसके बारे में स्टार देकर लिखिए, इसका क्या कहानी है। पहला स्टार, यह ग्रीनविच कोस्ट में दीजिएगा, ग्रीनविच के बगल में लंदन, यह ग्रीनविच कोस्ट में दे दीजिएगा, लंदन से गुजरती है। यह ग्रीनविच कोस्ट में दे दीजिएगा, लंदन से गुजरती है। तो ये जो आपको लिखा हुआ है यूके, फ्रांस, स्पेन, ये सब किस महाद्वीप में है, यूरोप में। अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, ये सब पड़ता है अफ्रीका में। इन सभी से होकर हमारा क्या गुजरता है, तो प्राइम मेरिडियन लाइन, जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा हम कह रहे थे। इसके बारे में क्या, हाँ, ये सब का टाइम जोन आपको एक मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, किसी देश में टाइम जोन 2-3 गो बनाया गया है। अब उसके पीछे भी रीजन है, मैं आपको बताऊंगा उसका डिटेल कि काहे बनाया गया है। जैसे देखिए, प्रधान मध्याह्न रेखा जो है ना, ये ऐसे सीधा नहीं है, मतलब देश के समय की स्थिति को सुधारने के लिए थोड़ा सा इसको टेढ़ा टाढ़ा भी किया गया है ना। उसके बाद में लिखिए नेक्स्ट फैक्ट्स, समय की गणना 0 डिग्री के देशांतर को आधार मानकर की जाती है। समय की गणना 0 डिग्री देशांतर को, समय की गणना 0 डिग्री देशांतर को आधार मानकर, समय की गणना 0 डिग्री देशांतर को आधार मानकर की जाती है। अभी हम आपको बताएं ना कि समय की गणना किसको आधार मानकर किया जाएगा, 0 डिग्री, है ना। तो अभी ना उसी 0 डिग्री को आधार मानकर देखिए
माने प्राइम मेरिडियन लाइन हमारा कितना पर है, 0 डिग्री पर है ना। हमारा जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कितना डिग्री पर है, 82.5 डिग्री पर है। अब देखिए तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 से 82.5। अब ये है आपका ग्रेट ब्रिटेन, ये आपको कहाँ है, ग्रेट ब्रिटेन। तो सपोज दैट कि ब्रिटेन में अगर 12 बज रहा होगा तो हमारे यहाँ समय क्या हो रहा होगा, 5:30 का है, कि 0 से ई है 0 पर, हम है 82.5 पर। तो 1 डिग्री देशांतर में कितना का अंतर है, 4 मिनट। तो 82 डिग्री में पहले सोच लीजिए, 82 गुना 4, 4 दूना 8 और 4 8 32, 328 मिनट हो गया। 1 डिग्री में जब 4 मिनट तो आधा डिग्री में कै मिनट, 2 मिनट। तो 328 मिनट प्लस 2 मिनट कितना मिनट हो गया, 330 मिनट। इसी 330 मिनट को जब घंटा में बदलिएगा तो आएगा 5.5 घंटा। इसीलिए ग्रेट ब्रिटेन से हम लोग कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा। समझ में आ रहा है ना। तो वहाँ 12 बजेगा तो हम लोग यहाँ 5.5 घंटा आगे रहेगा, 5.5 होगा। तब ना देश विदेश में लोग जाता है तो कहता है यहाँ भोर हो गया तो वहाँ दिने है, यहाँ दिन हो गया वहाँ भोरे है, यहाँ रात हो गया वहाँ दोपहर है। ऐसा क्यों होता है, ये सब भगवान का लीला नहीं है। लोग कहेगा गांव देहात में सब ऊपर वाला के मर्जी बा, ऊपर वाला के कुछ मर्जी नहीं है, देशांतर का मर्जी है। मतलब ये कि उस देश का देशांतरीय स्थिति अलग है और हमारा देशांतरीय स्थिति अलग है। और चूंकि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है आगे पीछे जो देश होगा उसके बीच में हमारे बीच में अंतर समय का आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब भगवान का लीला नहीं है, ये सब ज्योग्राफी का लीला है ना, ये सब भूगोल का लीला है। ठीक है बात। अब उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आप लोग बनाइए। अब लिखिए भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब इसके बारे में क्या फैक्ट्स बनता है, पहला फैक्ट्स लिखिए स्टार दे करके। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहते हैं। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहते हैं। उसी में लिख लीजिएगा यह देशांतर, यह देशांतर, यह देशांतर का मतलब कौन, 82.5 डिग्री। यह देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। यह देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश राज्य है और मिर्जापुर वो जगह हो गया, वहाँ से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है ना। नेक्स्ट फैक्ट लिखिए एक और स्टार देकर। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पांच राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन, तो लिख लीजिए यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो हमारा भारतीय मानक समय रेखा कितना राज्य से होकर गुजरती है, 5 गो, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, बात क्लियर हुआ। अब टॉपिक क्या बना लिए, समय की गणना। समय की गणना लिखकर टॉपिक दे दीजिए और उसमें स्टार देकर लिखिए 2 देशांतर के मध्य समय में, 2 देशांतर के मध्य समय में 4 मिनट का अंतर होता है। आपको रीजन बता दिए हम काहे 4 मिनट का होता है बोर्ड पर। 2 देशांतर के मध्य समय में 4 मिनट का अंतर होता है। 2 देशांतर के मध्य समय में 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट देकर लिखिए 15 डिग्री देशांतर के बाद 15 डिग्री देशांतर के बाद 1 घंटे का अंतर होता है। जब 4 मिनट, जब 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होगा तो 15 चौका 60 नहीं हो गया, 15 डिग्री में 1 घंटा। तो 15 डिग्री देशांतर के बाद
15 डिग्री देशांतर के बाद 1 घंटे का अंतर होता है। 15 डिग्री देशांतर के बाद 1 घंटे का अंतर होता है। नेक्स्ट फैक्ट्स, नेक्स्ट लिखिए इसी में, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमती है। हमारी पृथ्वी पूरब से पश्चिम दिशा की हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। ठीक है, एक और फैक्ट्स लिख लीजिए लास्ट में, पश्चिम में समय घटेगा, पश्चिम में समय घटेगा और पूरब में बढ़ेगा। पश्चिम में समय घटेगा और पूरब में घटेगा, पश्चिम में समय घटेगा, पूरब में बढ़ेगा। ठीक है, अब बताइए, आप लोग कल से लेकर के और आज तक के क्लास में हमने 2 टॉपिक को क्लियर किया, एक अक्षांश और एक देशांतर। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर परीक्षा में इस दोनों टॉपिक से रिलेटेड सवाल आपसे पूछ दिया जाए तो न बने ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या पूछेगा? यही ना पूछेगा जी, समय अंतराल के बारे में पूछेगा, डिग्री के बारे में पूछेगा, अक्षांशीय वृत्त के बारे में पूछेगा, संख्या के बारे में पूछेगा, देशांतर के बारे में पूछेगा। दूसरा क्या पूछ सकता है? मान लीजिए कि जिस टॉपिक में जो कंटेंट होगा उसी से ना सवाल परीक्षा में किया जाएगा, तो कंटेंट तो हम आपको ऑलरेडी बोर्ड पर डील कर ही दे रहे हैं और उससे संबंधित फैक्ट्स हम आपको लिखा ही दे रहे हैं, तो फिर इसमें बचा क्या? कुछ नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि आपका यह बात केवल कॉपी में न रहे, आपका यह बात आपके दिमाग में रहे, ताकि नोट्स तो बहुत लोग बनाता है। मोबाइल में आज के डेट में अगर बच्चा सबके स्मार्टफोन को खोलेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा PDF उसमें मिलेगा। फलना ट्रिक, चिन्ना ट्रिक, दिस ट्रिक, दैट ट्रिक, दुनिया भर का ट्रिक। अब पूरा दुनिया का कंटेंट बच्चा मोबाइल में रखा रहता है, लेकिन दिमाग में होकर 5% नहीं। सही है ना? और यही कारण है कि मैं आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में बुलाता हूँ। ऑफलाइन क्लास में बुलाने का बस एक रीज़न है कि हमारा लेक्चर मोबाइल में रखा न रह जाए, हमारा लेक्चर आपके दिमाग में छपना चाहिए। रिकॉर्डिंग लेक्चर दे करके हम आपको भेज देते हैं, 1 घंटा का क्लास होता है, आधा घंटा आप देखते हैं, फिर सोचते हैं अच्छा बाद में देख लेंगे, और वो बाद परीक्षा के बाद भी नहीं आता है। सही है कि नहीं? ऐसे बाद करते 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 लगता है कि 1 सप्ताह के बाद में 10 गो 15 गो वीडियो ऐसा है जिसको आपने अभी तक देखा ही नहीं, और वह आपके लिए बोझ साबित हो जाता है, और उस 15 वीडियो को आप फिर छोड़ देते हैं और सवाल वहाँ से घुमाकर आपसे पूछ देगा, तो फिर 2-4 नंबर से आप रह जाइएगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप मोबाइल में पढ़िएगा तब, जब आपको हम रिकॉर्डिंग लेक्चर देंगे तब। लेकिन सामने में बैठा के आपको पढ़ाएंगे तो में कोई बहाना चलेगा? कोई बहाना नहीं, मजबूरी में आपको याद करना पड़ेगा। काहे कि हम तो यहाँ पूछेंगे, और पूछेंगे तो भले दबाव से ही सही, प्रभाव से ही सही, लेकिन याद आप जरूर करके आइएगा। तो एक आदत सी आपको हो जाएगी कि हमको चीज़ों को याद करके जाना है। अब कल से लेकर के आज तक जो चीज़ें हमने आपको पढ़ाया उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, ठीक है ना? चलिए अब आप लोग जवाब देते चलिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके दिमाग में यह चीज़ें छपना चाहिए। सबसे पहले हमने अक्षांश रेखा के बारे में बताया, तो बताइए भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच में जो भी हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रेखाएं खींची गई है उसे हम क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा कहेंगे। अच्छा, अक्षांश रेखा जो है भूमध्य रेखा कितने गोलार्ध में बढ़ता है? 2 गो गोलार्ध, उत्तरी और दक्षिणी। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहेंगे, विषुवत रेखा कहेंगे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस नाम से? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जानेंगे? आकृतिक वृत्त या उत्तरी ध्रुव वृत्त। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस नाम से जानेंगे?
दक्षिणी ध्रुव वृत्त या फिर अंटार्कटिक वृत्त। बोलो क्लियर। चलो, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है, ठीक है ना। टोटल अक्षांश की संख्या कितना है? 181, लेकिन टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है? 179, ठीक है ना। अब बताइए 0 डिग्री से 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण के बीच के क्षेत्र को किस कटिबंध के नाम से जानेंगे? उष्ण कटिबंध। वेरी गुड। और 23.5 से 66.5 के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जानेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 से 90 के बीच के क्षेत्र को किस नाम से? शीत कटिबंध के नाम से जानेंगे। यहाँ तक हो गया अक्षांश की कहानी। अब आइए देशांतर में। देशांतर में आप बताइए, देशांतर रेखा पृथ्वी को किस किस गोलार्ध में बांटता है? पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में। हमारा भारत देशांतरीय विस्तार से पूर्वी में है कि पश्चिमी में है? पूर्वी में। यानी कि टोटल देशांतर की कुल संख्या कितना होता है? 360 को होता है टोटल देशांतर की संख्या। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर कितना समय का अंतर होता है? 1 डिग्री देशांतर पर समय का अंतर बताइए। 4 मिनट का समय का अंतर आपको देखने को मिलता है। इसका कहानी आपको पता है, यह पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ऐसा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि 360 डिग्री को पार करने में वह 24 घंटा का समय लगाती है, इसीलिए 1 डिग्री को पार करने में वह 4 मिनट का समय लगाएगी। पूरब में जाने पर क्या होगा? समय बढ़ेगा, और पश्चिम में जाने पर क्या होगा? समय घटेगा। प्रधान मध्याह्न रेखा कितना डिग्री देशांतर को कहेंगे? 0 डिग्री देशांतर को कहेंगे। और 0 डिग्री देशांतर को ही आधार मानकर हम समय का निर्धारण करते हैं। भारतीय मानक समय रेखा कितना डिग्री को कहेंगे? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहेंगे। और ये कहाँ से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। उसके साथ हमने ये बताया कि कितने राज्यों से होकर गुजरेगी? 5 राज्यों से होकर। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। 5 राज्यों से होकर यह गुजरती है। उसके बाद हमने ये भी बता दिया आप लोगों को कि 15 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा का समय लगेगा। अब बताइए कहाँ दिक्कत है, कहाँ समस्या है बताइए। अब आप जा करके अक्षांश